जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जयरस पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं और इसके पिछली वीडियोस में आपको प्रशांत महासागर की जलधाराएं और अटलांटिक महासागर की जलधाराएं मिल चुकी हैं और इसमें मैं आपको प्रॉपर समझा दिया हूं कि कौन सी जलधारा उत्तरी या दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है, कौन सी जलधारा उत्तरी या प्रशांत महासागर की जलधारा है। साथ में आपको ये भी पता चल गया कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। इसके साथ साथ इन जलधाराओं के प्रभाव के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंद महासागर की जलधारा और हिंद महासागर की जलधारा शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको आनी चाहिए ताकि हिंद महासागर की जलधाराओं को आप आसानी से समझ पाओ। सबसे पहले उसमें है मौसमी परिवर्तन, सीजनल चेंज। मौसमी परिवर्तन का असर पड़ता है हिंद महासागर की समुद्री जलधाराओं पर। कैसे पड़ता है आप सभी जानते हो कि मान लो ये समर सीजन है, समर सीजन है और ये हमारा भारत, समर सीजन है और ये हमारा भारत, ये है भूमध्य रेखा। 21 जून को, जस्ट एग्जांपल हम 21 जून का डेट ले रहे हैं, 21 जून के समय सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा ही रीजन लो प्रेशर के जोन में आ जाता है और बेसिकली थार का डिजर्ट और पाकिस्तान का सिंध एरिया ये ज्यादा लो प्रेशर के जोन में आ जाता है। ठीक इसकी तुलना में भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर हाई प्रेशर रहता है। अब यहां से हवाएं चलती हैं, आप जानते हो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब यहां से जब हवा चलेगी तो पहले दक्षिणी गोलार्ध में चुकी है, पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद वो अपने राइट हैंड साइड में मुड़ के फेरल के नियम के अनुसार आगे बढ़ेगी। ठीक इस तरह ये हवाएं आगे बढ़ती हैं। इधर भी ऐसे ही हवाएं आगे बढ़ेंगी। अब जब ये हवाएं आगे बढ़ेंगी तो ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और इस जलीय भाग पर घर्षण उत्पन्न करेंगी और इस घर्षण के कारण समुद्री जल प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इस घर्षण के कारण समुद्री जल प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ठीक ये कहानी हो गई गर्मियों के समय की। अगर हम सर्दियों के समय की बात करें तो सर्दियों के समय कहानी एकदम उल्टी हो जाएगी। ये आपका देश, हमारा देश भारत, इंडिया, सर्दियों के समय सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो, और सर्दियों के समय तो दक्षिणी गोलार्ध में होती ही होती हैं, जिसकी वजह से एक कारण बनता है भारत में हाई प्रेशर का और इसकी तुलना में भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। तो यहां से हवाएं चलना शुरू कर देती हैं। अब जब हवाएं चलना शुरू करेंगी तो फेरल का नियम लगेगा, क्योंकि हवाओं के ऊपर जैसे ही वो मूव करेंगी कोरियोलिस बल लगेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में यहां से मुड़ के चलना शुरू कर देती हैं। ठीक अब ये हवाएं स्थल से सागर की ओर चल रही हैं। इधर भी अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो इधर भी यहां से भी यही कहानी होगी, यहां से भी हवाएं चलना शुरू कर देंगी। अब इन हवाओं के प्रभाव में सागरी सतह पर जो घर्षण उत्पन्न होगा, उस घर्षण की वजह से यहां से जलधाराएं आगे बढ़ना शुरू कर देंगी और ये कहानी हो गई विंटर की। ये जलधारा चल रही है। अब ये कहानी हो गई विंटर की, यानी विंटर के समय, सर्दियों के समय हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में यानी उत्तरी हिंद महासागर में हवाएं स्थल से सागर की ओर जा रही हैं और जिसकी वजह से जलधारा भी स्थल से दूर हो जा रहा है। ठीक और गर्मियों के समय क्या हो रहा था, हवाएं सागर से स्थल की ओर जा रही थी तो जलधारा भी स्थल की ओर आ रहा था। तो एक कारण हो गया ये मौसमी परिवर्तन का जलधाराओं पर। दूसरा आपको एक चीज और समझना है, अपवेलिंग और डाउन वेलिंग का कॉन्सेप्ट, ये समझ लीजिएगा। तो
हिंद महासागर की एक जलधारा आपको और समझ में आ जाएगी। देखिए, ये सागरी सतह है और इधर स्थली भाग और इधर भी स्थली भाग। मान लीजिए इधर से कोई हवा चल रही है, अगर ये हवा चलेगी तो सागर की सतह पर घर्षण उत्पन्न करेगी और घर्षण उत्पन्न करने के कारण यहाँ का जल भी गतिमान हो जाएगा। ठीक, इस हवा के घर्षण के कारण ये जल भी गतिमान हो जाएगा, जल आगे बढ़ता जाएगा और जहां भी स्थल पड़ेगा उस स्थलीय भाग से लड़कर वहां पर एक्युमुलेट हो जाएगा, वहां पर जल इकट्ठा हो जाएगा। यानी इस भाग का जल गति करता हुआ दूसरे तट पर पहुंचा और वो जल यहाँ इकट्ठा हो गया, तो इसका जल स्तर ऊपर हो जाएगा इसकी तुलना में, इस तट की तुलना में। यानी इस रीजन का जल स्तर नीचे होगा, जल स्तर नीचे होगा और यहां का जल स्तर ऊंचा होगा, यहां जल स्तर ऊंचा होगा। अब आपको यहां समझना यह है कि जब यहां जल स्तर ऊंचा है तो इस जल का भार अपने नीचे वाले जल पे पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां का जल नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, जिसे कहा जाता है डाउन वेलिंग। ठीक, और चूंकि यहां जल स्तर कम है, यहां जल का भार कम है, तो इस खाली जगह को फिल करने के लिए नीचे से जल ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। अब ये जो नीचे से जल ऊपर जा रहा है वो ठंडा जल होगा, क्योंकि समुद्र की सतह से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तापमान कम होगा, तो ये ठंडा जल ऊपर जाएगा। और ये ठंडा जल अगर किसी जलधारा को उत्पन्न करता है तो वो ठंडी जलधारा बनेगी। सिंपल सी बात है, अगर ये ठंडा जल किसी जलधारा को उत्पन्न करेगा तो वो ठंडी जलधारा बनेगी। एक विशेषता यहां और आपको देखने को मिलेगी कि नीचे से पोषक तत्वों को ये जल ऊपर की ओर लेके आएगा और यहां पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बनेगा। ठीक, और यहां देखिए ये जल नीचे बैठ रहा है, यहां से जल ऊपर जा रहा है, तो यहां जब जल खाली होगा तो इस जल को फिल करने के लिए सतह के नीचे इस तरह से जलधाराएं मूव करना शुरू हो जाएंगी, तो ये एक चक्र बन जाएगा। ठीक, तो आप एक बात समझ गए कि ये जो जल ऊपर उठ रहा है इसे अपवेलिंग कहते हैं, और ये जल नीचे जा रहा है इसे डाउन वेलिंग कहते हैं। और अपवेलिंग के कारण एक ठंडी जलधारा की भी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर में। तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए, तो चलिए शुरू करते हैं अब हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। देखिए, ये है आपकी विषुवत रेखा, ये है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। और आपको याद होगा कि मैं आप लोगों को बताया था कि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है। पिछली क्लास अगर आप पिछली वीडियो देखे हो तो यहाँ से व्यापारिक पवन चली दक्षिण की व्यापारिक पवन, और इनके प्रभाव में दक्षिण की विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति हुई, साउथ इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति हुई। साउथ इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति हुई। अब देखिए जल जा रहा है और इस भाग से टकराएगा, यहां टकराया और ये टकरा के नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ये है मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर, और ये जो जलीय भाग दिख रहा है आपको इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। ठीक, तो मेडागास्कर के पश्चिम में मोजाम्बिक चैनल है, और जब ये जलधारा मोजाम्बिक चैनल में आएगा तो इसे कहा जाता है मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक जलधारा। ठीक, दूसरी बात, यही जलधारा मेडागास्कर के दूसरे ओर से आएगी, मेडागास्कर के दूसरे ओर से आएगी, जिसे कहा जाता है मेडागास्कर की धारा। ठीक, इसे आप कहते हो मेडागास्कर की धारा। ठीक, अब ये जल जब आगे बढ़ता है तो फाइनली ये मुड़ जाता है और इसी जल से मेडागास्कर की जलधारा से इसकी मुलाकात हो जाती है। ये जल जो आगे बढ़ रहा है और ये मिल रहा है,
इसे कहा जाता है अगलुहास की धारा। यही ये चलती है, आगे बढ़ रही है अगलुहास की धारा। अगलुहास की धारा, बेसिकली ये जो अगलुहास की धारा है, मेडागास्कर की धारा और मोजाम्बिक की धारा दोनों मिल जाती हैं और अगलुहास की धारा बनती है, और फिर वो दोनों ही पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यहां से मान लीजिए ये जलधारा चली और ये जलधारा मुड़ी, तो ये अंतिम छोर तक आ रही है अफ्रीका महाद्वीप की, उसके बाद ये मुड़ जाती है और दोनों मिल जाती हैं और बन जाता है अगलुहास की धारा। तो ये पूरी ये लाइन जो है यहाँ से लेके ये पूरी अगलुहास की ही धारा चल रही है। ठीक, यहाँ से लेके ये पूरी अगलुहास की ही धारा चल रही है और ये आगे आके दोनों मिल जाती हैं। अब जब दोनों मिल जाती हैं तो आप जानते हो नीचे पछुआ पवन प्रवाह, नीचे चलता है पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये प्रवाहित होता है। ठीक, और इसी के घर्षण के कारण वेस्ट विंड ड्रिफ्ट धारा भी प्रवाहित होती है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये मेडागास्कर की धारा आ रही है, पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होने वाले कोरियोलिस फोर्स के कारण यहां से एक शाखा निकलती है, मेडागास्कर की धारा से एक शाखा निकलती है जिसका नाम है दक्षिणी हिंद धारा, जिसका नाम है दक्षिणी हिंद धारा। ठीक, और ये दक्षिणी हिंद धारा आके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है फाइनली। ठीक, अब ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के पास पहुंचती है और आप जानते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी के ऊपर हवाएं ऊपर उठती हैं, दबाव कम होता है, जिसकी वजह से इस रीजन में जल स्तर ऊंचा होता है। ये यह ऐसी जगह पहुंचती है जहां जल स्तर ऊंचा है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी में। और जब ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी में पहुंचती है तो चूंकि जल स्तर ऐसे ऊपर हो गया तो जल इधर भी जाएगा, जल इधर भी जाएगा, तो कुछ जल तो इधर भी जाता है और कुछ जल इधर भी जाएगा। तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तो अपना अपना काम करती रहेगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन यहां से जल ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। और काले रंग का दिखाने का पर्पज मेरा सिर्फ इतना है कि ये ठंडी जलधारा है। ठीक, और यही जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बहती है। ठीक, और जिसे कहा जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक, अब आप देख रहे हो एक गायर बन गया, एक जल चक्र बन गया, और दक्षिणी हिंद महासागर का ये जो जल चक्र है घड़ी की सुइयों के अनुकूल है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल है ये गायर। तो दक्षिणी हिंद महासागर का ये जो जल चक्र है घड़ी की सुइयों के अनुकूल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर ये बात समझ गए तो अब हम चलते हैं उत्तरी हिंद महासागर की ओर और देखते हैं कि यहां पर सीजनल चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, गर्मियों के समय भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, गर्मियों के समय भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसका मतलब यहां से जलधाराएं भारत की ओर मूव करेंगी। लेकिन जैसे ही यहां से जलधारा भारत की ओर मूव करना शुरू कर देगी, और क्यों मूव करेगी, क्योंकि यहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आगे बढ़ेंगी, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ेंगी तो यहां के जल को आगे की ओर ले जाएंगी। ठीक, तो इस रीजन में जल स्तर नीचा हो जाएगा,
इस रीजन में जल स्तर नीचा हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे से अपवेलिंग होगी इस रीजन में। अभी आपको पीछे बताया हूं, तो नीचे से अपवेलिंग होगी जो कि ठंडा जल ऊपर आएगा, और जब ठंडा जल ऊपर आएगा तो सोमालिया के तट पर एक ठंडी जलधारा चलनी प्रारंभ कर देगी। ठीक, सोमालिया के तट पर एक ठंडी जलधारा चलनी प्रारंभ कर देगी जिसका नाम है सोमालियाई धारा या सोमाली धारा। ठीक, सोमाली करंट, सोमाली धारा। ठीक, अब सोमाली धारा चल रही है सोमालिया के तट के पास, और ये केवल गर्मियों में चलेगी, ये सर्दियों के समय नहीं चलती। अभी आप देखिएगा ये सर्दियों के समय नहीं चल सकती, क्योंकि सर्दियों के समय यहाँ अपवेलिंग नहीं हो पाएगा। तो ये केवल सर्दियों के समय चलती है, सर्दियों के समय चलती है, विंटर सीजन में सॉरी गर्मियों के समय चलती है, गर्मी समर सीजन में चलती है। क्योंकि समर सीजन में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जब आगे बढ़ती हैं तो सागरी जल को अपने साथ आगे बढ़ाती हैं, और यहाँ जल स्तर नीचे हो जाता है। जल स्तर नीचे होने की वजह से नीचे से अपवेलिंग होता है, ठंडा जल ऊपर आता है, और इस ये जो ठंडा जल है जब आगे बढ़ता है सोमाली तट पर, तो इसे ही कहा जाता है सोमाली करंट। ठीक, सोमाली जलधारा। तो सोमाली जलधारा ऐसी जलधारा है जो केवल गर्मियों के समय चलती है, ठंडी जलधारा है, सोमालिया के तट पे चलती है, और अपवेलिंग के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक, अब ये आप समझ गए। तब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जा रही हैं। भारत में निम्न वायुदाब बना हुआ है और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जा रही हैं, यहां से भी, यहां से भी। ठीक, तो अपने साथ ये जल को आगे ले जा रही हैं, और ये जो जल गतिमान हो रहा है उसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा। तो ये जो जलधारा बनेगी इन पवनों के प्रभाव में, उसे कहा जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा। ये जो जलधारा बनी, ये भी जो जलधारा बनी, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा ये कही जाएगी। ठीक, अब ये जो जलधारा आगे बढ़ रही है, यहां बहुत ध्यान देने की बात है। ये जलधारा जब आगे बढ़ रही है, इस रीजन से जब टकराएगी जलधारा तो इस रीजन पे जल को इकट्ठा करेगी, और यहां पर वाटर लेवल हाई हो जाएगा। यहां वाटर लेवल क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। यहां वाटर लेवल नीचा, तो यहां जल इकट्ठा हुआ, वाटर लेवल ऊंचा हो गया। उसी तरह से इस रीजन में जब ये हवाएं आएंगी, इस रीजन में पहुंचेंगी, तो इस रीजन के जल स्तर को ऊंचा कर देंगी। यहां भी लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रभाव में बंगाल की खाड़ी से जलधारा प्रवाहित हो रही है, जो कि यहाँ इकट्ठा हुई, और जिसकी वजह से यहाँ जल स्तर बढ़ गया। यहाँ जल स्तर बढ़ गया, यहाँ जल स्तर बढ़ गया, लेकिन इस रीजन का जल स्तर घट जाएगा क्योंकि यहाँ का जल वापस जा रहा है। तो इस रीजन में जो जल स्तर होगा कम होगा। कारण क्या है? यहां से हवाएं चल रही हैं तो यहाँ के जल को बहा के यहां ले जा रही है, तो यहाँ जल स्तर क्या हो जाएगा? यहाँ जल स्तर लो होगा, लो लेवल होगा। ठीक, अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहां पर हाई लेवल है, यहां पर यहां पर लो लेवल है, यहां हाई लेवल है, यहां हाई लेवल है। अब जलधाराएं किस तरह से प्रवाहित होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ हाई लेवल है तो इसकी तुलना में इस रीजन में लो लेवल क्रिएट होता है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा जलधाराओं के प्रवाहित होने की स्थिति, यहाँ हाई लेवल, यहाँ लो लेवल। तो इस लो लेवल को फिल करने के लिए जो जल स्तर ऐसे ढाल बना है, इसको फिल करने के लिए यहां से यहां जलधारा प्रवाहित होने लगती है ऐसे। ठीक, और सेम कंडीशन, यहाँ हाई लेवल है, यहाँ लो लेवल है, ये जलधारा प्रवाहित होने लगती है। बात क्लियर? तो आप देख रहे हैं गर्मियों के समय जो उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराएं चलती हैं वो कैसे चलती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा आप समझ गए। उसके बाद आप ये समझ गए कि गुजरात के आसपास के रीजन में उच्च जल स्तर होने के कारण बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल के उत्तरी भाग में जल स्तर उच्च होने के कारण कहां पर जलधाराएं जाएंगी। ठीक, तो यहां से जलधारा इधर की ओर आई और यहां जलधारा इधर की ओर आई। ठीक,
ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम सर्दियों की ओर चलते हैं। विंटर सीजन की कहानी क्या होती है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो, वैसे पॉज करके भी आप देख सकते हैं इसे। विंटर सीजन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। विंटर सीजन में क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, सर्दियों का समय है, ये आपकी भूमध्य, ये आपका भूमध्य रेखा, और नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो यहां से हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, इधर से भी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, और इन हवाओं के प्रभाव में जलधारा की उत्पत्ति होगी और वो जलधारा आगे बढ़ना शुरू होगी। ठीक, अब ये उत्तर पूरब से आ रही है तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा भी कहा जाता है। ये हवा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा कहा जाता है इसे। तो ये जो जलधारा बनी उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा बनी। ठीक, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर, तो यहाँ से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। जब समुद्र सतह पर आएगी तो समुद्र सतह पर घर्षण प्रदान करेगी, जिसकी वजह से जल उसका गतिमान हो जाएगा और एक नई जलधारा की धारा की उत्पत्ति होगी, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा या उत्तरी पूर्वी धारा कह सकते हो आप। ठीक, अब ये जब जल यहाँ पर आएगा तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट, सॉरी हाई लेवल की प्रेशर करे, हाई लेवल क्रिएट करेगा, जल स्तर इकट्ठा होगा तो यहाँ जल स्तर बढ़ जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, जल का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जल बह के इस रीजन में आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक, उसी तरह यहां से जल आगे बढ़ेगा तो इस रीजन में आके इकट्ठा होगा और यहाँ हाई लेवल बनेगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का जल यहाँ चला गया, यहाँ का जल यहाँ चला आया, तो इस रीजन में जल स्तर नीचे होगा, जल स्तर नीचे हो जाएगा। बात क्लियर, इस रीजन में जल स्तर नीचे हो जाएगा, लो लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जल प्रवाहित होकर यहाँ चला आया। यहाँ भी हाई लेवल होगा, यहाँ लो लेवल, क्योंकि यहाँ का जल प्रवाहित होकर यहाँ चला आया। अब जल यहाँ प्रवाहित, यहाँ जल जो इकट्ठा हुआ है हाई लेवल बना है, इसकी वजह से एक जलधारा की उत्पत्ति होगी जिसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ से जलधारा प्रवाहित होगी, जिसे कहा जाएगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और ये जलधारा यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। जल यहाँ इकट्ठा होगा तो यहाँ भी हाई लेवल बनेगा जल का। अब ध्यान दीजिए कहानी का ट्विस्ट, कहानी क्या कह रही है, इस जगह पर लो लेवल, इस जगह पर हाई लेवल, इस जगह पर लो लेवल, इस जगह पर हाई लेवल, तो हाई लेवल ढाल ऐसे बन गया, तो यहां से जल प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, यहां से जल जाना शुरू हो जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक, यहां से जल हाई लेवल, यहां से जल जाना शुरू हो जाता है गुजरात के तट के पास जो लो लेवल बना हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए इस हाई लेवल से यहां से जल मूव किया गुजरात के तट की ओर, इस हाई लेवल से जल मूव किया बंगाल खाड़ी के उत्तरी छोर की ओर। ठीक, फिर ये जल इधर आया, फिर काउंटर इक्वेटोरियल करंट बना, यहां जल इकट्ठा हुआ फिर लो लेवल की ओर। ठीक, और यहां से जल तो इधर आ ही रहा है, जिसकी वजह से हाई लेवल बन रहा है, फिर यहाँ हाई लेवल बना, यहाँ लो लेवल, तो यहां से जल यहाँ, ये सर्कुलेशन बन रहा है। आप इस बात को समझ गए होंगे। और ये कब का है, विंटर सीजन का, विंटर सीजन का। तो आप देख रहे हो कि उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं मौसम के अनुसार अपने दिशा को चेंज कर लेती हैं, और इकलौता महासागर है जो मौसम के अनुसार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक, आप देखिए गर्मियों के समय यही जलधारा कैसे चल रही थी, कहाँ लो लेवल बन रहा था, कहाँ हाई लेवल बन रहा था, और सर्दियों के समय कहाँ लो लेवल कहाँ हाई लेवल बन रहा है। अब देखिए अगर इस जलधारा को ही देखोगे कैसी लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सर गर्मियों के समय देखोगे तो क्लॉकवाइज,
तो ये मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज कर ले रही है और विशेष स्थिति है उत्तरी हिंद महासागर की। तो अभी आपने देखा कि हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में कहाँ जलधारा चलती है। जैसे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के तट पे ठंडी जलधारा चलेगी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, तट मतलब पश्चिमी तट पे ठंडी जलधारा ये चल रही है। ठीक, ये जलधारा जो थी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ठंडी जलधारा थी। बाकी मोजाम्बिक, अगलुहास, मेडागास्कर, दक्षिणी हिंद धारा, ये सारी ही गर्म जलधाराएं थी। ठीक, और इधर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो थी वो ठंडी जलधारा थी। तो ये सारी इधर गर्म जलधारा, इधर ठंडी जलधारा। आप यहाँ देखें कि सोमाली धारा चली, सोमालियाई धारा चली, जो कि केवल गर्मियों में चलती है और सोमालिया के तट पे चलती है। अपवेलिंग के कारण इस जलधारा का जन्म होता है, ये कहानी देखें। उसके बाद आप गर्मियों और सर्दियों में क्या स्थिति होती है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं का, ये आपने समझ लिया। तो आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और जलधाराओं की ये जो 3 क्लासेस थी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये पूरी हो गई। अब आप इसको मैप में प्रैक्टिस कीजिएगा और जब मैप में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। और विश्वास कीजिए, अगर जलधारा से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो पाए और मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाऊं। जय हिंद।